नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जिस टीवी लेकर हाजिर हूँ आप सभी दर्शकों के सामने आज की स्ट्रेट टॉक। तो आज के विषय के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं हिंदू और आरएसएस की भूमिका, और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स और कुछ सवाल हम अपने दर्शकों के सामने पहले स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर रखें। उसके बाद आज की बेहद खास मेहमान के साथ इन सवालों या फिर तथ्यों को समझने की, आप दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश शुरू करेंगे। तो पहले अपने दर्शकों से एक अनुरोध कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ज़रा गौर से देखिए कि आज के जो एक फैक्ट और जो पहला तथ्य है, हम ये रख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की भूमिका, इसे लेकर विवाद जो है वो लंबे समय से रहा है और ये विवाद समय के साथ साथ और गहरे हुए हैं, आरोपों का दायरा और बड़ा हुआ है। आरएसएस का रुतबा लगातार बढ़ता, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ ये करार दिया है स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी दर्शकों को याद होगा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ की थी और कहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़े एनजीओ है और नेशनल सर्विस में 100 साल लगाए हैं। आरएसएस का दावा है कि सभी हिंदुओं का ये प्रतिनिधित्व करता है। जाति व्यवस्था पंडितों की बनाई हुई है, मोहन भागवत ये कहते हैं आरएसएस के मुखिया प्रमुख। लेकिन क्या आरएसएस वाकई जाति व्यवस्था के खिलाफ काम करता नजर आया है इन 100 वर्षों में? आरएसएस प्रमुख भागवत के बयान के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि 3 बच्चे पैदा करना ज़रूरी है। तो क्या मोहन भागवत महिलाओं के प्रति नज़रिया क्या रखते हैं, जो कि इसे कैसे लेना चाहिए महिलाओं के अधिकार को? अगर हम देखें, आरएसएस पर विज्ञान के अपमान के भी आरोप लगते रहे हैं। हिंदू धर्म की मान्यताएं हो और आरएसएस का ज्ञान हो या फिर आरएसएस के नेताओं के बयान हो, इसके क्या मायने हैं? सवाल समय समय पर उठते रहे। हमारे साथ आज जुड़ चुकी है प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किश्वर हैं, फाउंडर एडिटर मानुषी, एक ऐसा जर्नल है जो महिला अधिकारों और समाज के लगभग तमाम धार्मिक आज़ादी की बात हो या फिर जाति व्यवस्था की बात हो, सिटीजनशिप राइट्स की बात हो, लगातार मानुषी जर्नल के ज़रिए भी और मानुषी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किश्वर मुखर रही है, आक्रामक भी रही है। लेकिन आपकी एक पहचान ये भी है मानुषी जी, माफ़ कीजिएगा मधु पूर्णिमा किश्वर जी, कि आप आरएसएस की आलोचक भी हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के जरिए अपने दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि आरएसएस जो इस वक्त ये दावा कर रहे हैं, प्रमुख मोहन भागवत ये दावा कर रहे हैं कि आरएसएस सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन पिछले 11 सालों में, खास करके जब से बीजेपी नीत एनडीए सरकार केंद्र में है, भारत की केंद्र की सत्ता पर काबिज है, आरएसएस का विवाद से और भी गहरा नाता हो गया है। इस विवाद को कम करने की कोशिश में आरएसएस काम करता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन पहले मधु पूर्णिमा जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की के जो संबंध हैं, इसे कैसे देखती हैं? जी। मुझे लगता है कि एक फाइनेस्ट प्रोडक्ट है आरएसएस की इकोसिस्टम की नरेंद्र मोदी जी। और आरएसएस में जितनी स्ट्रेंथ है और जितनी विकृतियां हैं, वो दोनों नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में आपको भरपूर मिलेंगी। उसमें ये यूज एंड थ्रो वाली भी एक विकृति है। इसका सारा इतिहास है यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। वो मोदी जी भी करते हैं, वो आरएसएस की बुनियादी एक फितरत रही है। और हिंदुओं के प्रति तो विशेषकर अब ये पता नहीं कैसे लोगों को गलतफहमी हो जाती है, मुझे भी थी बाय द वे, कि ये हिंदू संगठन है, ये हिंदू एकता चाहते हैं, ये हिंदू को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा इसके इतिहास में कुछ भी नहीं है जिससे आप कहें कि हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं जी। थोड़ा सा उदाहरण देती हूँ। अभी हाल ही का अगर आप देखिए, हम सब जानते हैं कि हिंदुओं को, हिंदू समाज को तोड़ने का जो कॉलोनियल पावर्स ने, अंग्रेज़ों ने सबसे बेहतर तरीका इजाद किया था, वो था हमारी जाति व्यवस्था पर
जी। समाज व्यवस्था और परिवार व्यवस्था पर बहुत तीखे प्रहार करना, जिस व्यवस्था ने हमारे समाज को जोड़ के रखा हुआ था। और इसकी जो विकृतियां बताई जाती वो थी नहीं असल में, क्योंकि कोई भी समाज हजारों साल तक उस व्यवस्था के तहत लीडिंग इकोनॉमी, लीडिंग नॉलेज पावर, लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर, हर क्षेत्र में, आर्किटेक्चर से लेकर टेक्सटाइल से लेकर मेटलर्जी से लेकर जो हेल्थ, क्या बोलते हैं ना, मेडिकल नॉलेज सिस्टम्स, जी। हर चीज में, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, कोई चीज नहीं थी जिसमें हिंदुस्तान या भारत की जो ज्ञान परंपरा थी उसने दुनिया को चकाचौंध नहीं कर रखा था, उसकी प्रोडक्टिविटी भी। जी। आखिरकार चाहे इस्लामी आए हों आक्रांताओं के रूप में या अंग्रेज आए हों, वो हमारे समाज की उपलब्धियों को देख के चकाचौंध हो गए। इतनी वेल्थ जनरेशन और गरीबी ऐसी जैसी बदहाली छोड़ के गए इस्लामी और अंग्रेज, ऐसी कभी थी नहीं हमारे समाज में। दिस इज जी। वेरी प्रॉस्परस सोसाइटी। महाभारत काल में ही अगर आप महाभारत में ही वर्णन देखें, इंद्र प्रस्थ का क्या वर्णन है, आज भी उसके मैच की, उसके बराबरी की कोई कैपिटल सिटी या उसके बराबरी का कोई शहर या महल आपको नहीं दुनिया में मिलेगा। जी। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो साइंस फिक्शन थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो सब जो जाति व्यवस्था ने संभाल के रखा, समाज को एकत्रित एकत्रित करके रखा, और उस समाज को जोड़े रखने में ब्राह्मण यानी इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय जिनको बोलते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जी। हर समाज के तबके को जोड़े रखना, और ऐसे जोड़े रखना कि म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स हों। और इसलिए हमारे यहाँ जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से उपजी विकृत सोच है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास वॉर एंड क्लास स्ट्रगल, वी नॉट हैव दैट। इट हैज ऑलवेज बीन कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस, और जाति व्यवस्था के अंदर हर क्लास होती थी, और जी। जाति व्यवस्था अमीर और गरीब को अपनी जाति के अंदर जोड़े रहती थी। जी। अब इतना विकृत रूप उन्होंने किया, और अंग्रेजों ने जो ये रिजर्वेशन की और जो फेक नैरेटिव, आर्यन इन्वेजन, द्रविडियन वर्सेस आर्यन वर्सेस अपर कास्ट वर्सेस सो एंड सो, एंटी ब्राह्मणिज्म, एंटी अपर कास्टिज्म चलाया, वो नैरेटिव को मोदी सरकार ने तो बिल्कुल एक नई ऊंचाई पर ले गया। जी। अब मोदी जी, एक प्रधानमंत्री के मुंह से जब ये शब्द निकले, और ये आरएसएस की सोच है जी। कि अब हिसाब चुकता तो करेंगे, यानी दलितों को लेके। अब ये समाज जो इतने हजारों सालों से अनेकों जातियों को जोड़ के रहा, और एक प्रोडक्टिव लीडिंग इकोनॉमी, लीडिंग नॉलेज इकोनॉमी के रूप में उसने अपना अस्तित्व बनाया। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारी यूनिवर्सिटीज में। उस जमाने में जब कोई यूनिवर्सिटी होती नहीं थी, जी। जब लोग दुनिया में पढ़ना लिखना भी नहीं सीखे थे, शायद चिंपांजी की तरह यूरोप के लोग रहते होंगे, तब यहाँ तक्षशिला, नालंदा जैसी दर्जनों सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। अब उस ज्ञान परंपरा को छोड़ के अंग्रेजों ने हमें मकौले वाली शिक्षा दी, और जी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मोदी जी पूरी तरह से उससे चकाचौंध है। और मोदी जी अंबेडकरिज्म को प्रमोट करते हैं, सामाजिक जुड़ाव को नहीं। और हम सब जानते हैं कि अंबेडकरिज्म ने बौद्ध धर्म का चोगा पहना, चोगा ही पहना, और इतना विष फैलाया हिंदू समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज के खिलाफ। और मजे की बात है कि शादी भी अंबेडकर जी ने एक ब्राह्मण महिला से की, जिन्होंने उनकी खूब सेवा की। जी। और उनके शिक्षक ने उनका नाम, अंबेडकर भी एक शिक्षक ने अपना नाम दिया। जी। फिर महाराजा गायकवाड़ ने उनको प्रमोट किया। सब कुछ करने के बाद लॉ मिनिस्टर बनाने में भी तथाकथित उच्च वर्ग का ही हाथ था, नहीं तो कैसे बन सकते थे। जी। उसके बावजूद अंबेडकरिज्म ने समाज को तोड़ने का, इट वाज अ मिशनरी एजेंडा, क्रिश्चियन मिशनरी एजेंडा, कास्ट के आधार पे एरियन इन्वेजन, फेक थियोरी बना दी। वो उसको मोदी जी
इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इतना तो कांग्रेस ने भी नहीं कभी किया। अब जेपी नहीं, वीपी सिंह के जमाने में वो जो आई थी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस की पॉलिसी, जी कांग्रेस के जमाने में चलिए SC ST केवल 10 साल तक आनी थी, वो चलती गई, विकृत होती गई, विकृत होती गई। जी और अब तो ये भागवत जी कहते हैं, जब तक ये जातियां नहीं समझती कि हम पूरी तरह संपन्न हो चुके हैं, तब तक ये चलती रहेगी, यानी अनंत काल तक कौन रिजर्वेशन छोड़ने वाला है। जी और SC ST के बाद OBC, MBC, EBC, TBC, मतलब कितनी कैटेगरीज इन्होंने साथ जोड़ दी। यही जी नहीं, हिंदू समाज की जो रिजर्वेशन तथाकथित इसलिए होनी थी कि इनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, पर मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिल रही है, ईसाइयों को भी मिल रही है। तो जी ये तोड़ने की बात है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है, ये पॉलिसी एक तो एंटी मेरिट है, इसमें इतनी करप्शन निहित है। जी और ये हाल हो रहा है कि अगर कोई बच्चा 90%, 99% से पास होता है, उसके एवज आप रख रहे हैं किसी की 2% या 3% मार्क है, क्योंकि आपने उसको कोटा फिल करना है। जी तो ये ऐसे ही तो विषमता ही फैलेगी ना। सरकारी तंत्र जर्जर हो रहा है, जी और उसमें इतनी अंदरूनी विषमता और इनकॉम्पिटेंस घर कर चुकी है। जी जी समाज को तोड़ने का काम है कि नहीं, और फिर कहना कि ये तो हिसाब चुकता करेंगे। और इसीलिए जब ब्राह्मण हत्या आए दिन होती है, और कभी अंबेडकर वादियों के हाथ से, कभी इस्लामियों के हाथ से, कभी क्रिश्चियन उन पे हावी हो जाते हैं, इतनी ब्राह्मण हत्या होती है। कभी जी एक शब्द आपने सुना है RSS या भाजपा के मुंह से कि ये कोई तरीका नहीं है, आपने आपके हक जो हैं आपको अ, भली भांति कॉन्स्टिट्यूशन जितना पहले प्रॉमिस किया था उससे 10 गुना आज मिल रहे हैं, शांत हो जाइए। एक ब्रेक लेती और हूँ मैं मैम। ब्राह्मणों की जी जो दुर्दशा जी इस इसमें आप आरएसएस और बीजेपी का जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन बताती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मधुकिश्वर लगातार जुड़ी हुई हैं स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। आरएसएस और बीजेपी क्या लगातार हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन करने का दावा, और ये हिंदुओं को आज कहाँ लेकर आया है पूरी दुनिया के, अगर मैं बात करूँ तो इस पूरी दुनिया में हिंदुओं की जो छवि है वर्तमान में किस तरीके के उभर कर सामने आ चुकी है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर मधुकिश्वर लगातार जुड़ी हुई हैं। आरएसएस और हिंदू समाज से कितना कनेक्टेड है, या फिर हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करने का आरएसएस का दावा, और बीजेपी के साथ मिलकर भारत में जिस तरीके से हिंदुओं की अधिकार, हिंदुओं के रक्षा और उसकी आवाज़ की बात हो रही है, इसमें कितना दम है और कितनी सच्चाई है, यही प्रोफेसर मधुकिश्वर से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैम, मैं एक सवाल करना चाहूँगी। हिंदुओं की छवि, इमेज ऑफ हिंदूज, जिसमें हाल ही में ये काफ़ी एक विवादित वीडियो सामने आया था अनुराग ठाकुर का, और इसे आरएसएस की जो है ज्ञान पाठशाला से जोड़कर देखा गया था। जब अनुराग ठाकुर एक विद्यालय में थे, बीजेपी के सांसद हैं, वो बच्चों को ये शिक्षा दे रहे थे कि सबसे पहले तो हनुमान जी जो थे वो उन्होंने जो है अंतरिक्ष में वो गए थे। जब इस तरह की बातें बीजेपी लीडर और कथित रूप से आरएसएस की ये पाठशाला का प्रोडक्ट निकलकर सामने आता है, तो आप इसे हिंदू धर्म की मान्यताएं और साइंस, इसका जो एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, इसे कैसे देखती हैं आप? जी देखिए, अगर तो आप सही में शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, हमारी एपिक्स का, महाभारत का, रामायण का अगर आपने अध्ययन किया है, तब आप बात करते हैं, तो अलग बात है। जी ये कच्चा पक्का ज्ञान जो वो बच्चों के लिए कॉमिक्स होती है ना, शायद अनुराग जी ने वही पढ़ी होगी, हनुमान पे बच्चों की जो कॉमिक्स जी छपती है या मिलती हैं बाजारू किस्म की। यही सवाल अगर आप मान लीजिए हमारे शंकराचार्य जी से पूछे, वो उसका अलग ही ढंग से जवाब देंगे। तो इन ये सबसे बड़ा चार्ज आज अगर RSS पे हिंदू समाज लगा रहा है, वो ये एंटी इंटेलेक्चुअल, ना पढ़ना ना लिखना,
और केवल प्रोपेगेंडा ट्रैक्ट्स जो हैं इनके माध्यम से आप अगर देखिए आरएसएस 100 साल पुरानी संस्था है जी। और कितने तथाकथित स्कूल चलाती हैं, कितने तथाकथित विद्यालय वगैरह वगैरह। आप कितने गिन सकते हैं नाम जो टॉप नॉट स्कॉलर्स इन्होंने तैयार किए हैं। बल्कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इतने डेस्परेट रहते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, मिशनरी स्कूल में इनके बच्चों को एजुकेशन मिल जाए। सेंट स्टीफंस में मधु जी प्लीज करवा दीजिए ना, सेंट कोलम्बस में करवा दीजिए ना। तो आप अपनी इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं, इसका जी। मतलब इतनी निम्न स्तर की आपने इंस्टीट्यूशंस खड़ी की हैं कि टॉप लीडर्स भी भाजपा के उन इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को नहीं भेजते। ऐसा जी। क्यों? इतने राज्यों में आपकी सरकार रही है कितने दशकों से, एक यूनिवर्सिटी बताइए। ये क्रिटिसाइज तो करते हैं कांग्रेस को और जेएनयू इकोसिस्टम और लेफ्ट इकोसिस्टम। जी। तो जेएनयू भी कोई बहुत अफलातून यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स रियली लाइक एन इंटेलेक्चुअल स्लम ऑफ द वेस्ट। बट हैव दे बीन एबल टू प्रोड्यूस इवन वन institution, a research center or a university to match JNU? No. इतना द्वेष है इनको इंटेलेक्चुअल्स पे, बौद्धिक अम, अ, अ, क्षमताओं पर, समाजवाद पे। टैलेंट पर, और प्रतिभा हिंदू पर। जी। धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है वी आर नॉलेज सीकर्स, ज्ञान। और कहीं फुल स्टॉप नहीं है। हिंदू धर्म में कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं है, कोई ऐसी आसमानी किताब नहीं है जो कहती है कि सवाल नहीं पूछ सकते। हम तो अपने देवी देवताओं से भी बहस करते हैं जी। और उनसे अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। और आप कितने ही आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां देवी देवताओं से भी हम संवाद करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। और यहाँ ये है, इनकी शाखा का माहौल देखिए, कोई डिस्कशन तो हो ही नहीं सकती, सवाल तो पूछ ही नहीं सकते। गुरु जी के चरण स्पर्श करो, उनकी बात सुन लो और फिर बस रिपीट कर दो। तो जी। ये जो एंटी इंटेलेक्चुअल ट्रेट है उसकी वजह से ये हिंदू धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में बोलने की सही में क्षमता नहीं रखते। और अगर कहते हैं अपने आप को हम तो सांस्कृतिक संस्था है, बट अगर आप आरएसएस की शाखा में जाइए या आप इनके कार्यक्रमों में जाइए, केवल पॉलिटिक्स, केवल पॉलिटिक्स, कोई संस्कृति का वहाँ कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिखता आपको। द ओनली कल्चर that they have imbibed is Bollywood मसाला फिल्म कल्चर एंड टीवी सीरियल्स। जी। और सास बहू सीरियल्स के बाहर कोई कल्चर की ज़्यादा पहचान नहीं और ना ही हमारी ज्ञान परंपराओं से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। इसलिए नो स्कॉलर्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। इफ एनीथिंग, अगर आप देखो लेफ्टिस्ट, क्योंकि और कुछ ना हो उनकी बहुत विकृत राजनीति है। जी। मैं तो मानती हूँ कम्युनिस्ट वर अ प्लांट ऑफ द ब्रिटिश डीप स्टेट। और इनका ना आपस में नूरा कुश्ती चलती है। अब कम्युनिस्ट इनको बोलेंगे तुम फासिस्ट हो, फासिस्ट हो। मच्छर तो मार नहीं सकते, कहाँ फासिस्ट है वो। आज भी लाठी भांजना, ऐसे सिर्फ डेकोरेशन के लिए लाठी भी लेके जाते हैं, पर फासिस्ट 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 का लेबल दिया है। ये नूरा कुश्ती है जो कि कहीं बाहर से ये सारा गेम तैयार किया गया। और इसे साइंस या एक आध होंगे इनमें जो पढ़े लिखे कह सकते हैं आप, जी। लेकिन उनको साइड लाइन करके रखना। अब जैसे मान लीजिए अरुण शौरी जैसा व्यक्ति, जी। बहुत उसने अपने को समर्पित किया था इनके एजेंडा में, कैसे उसको दरकिनार किया। सीताराम गोयल जी, इन सब लोगों ने इनके साथ इतना बनाया संबंध और हिंदू कॉजेस को लेके इनको कोशिश की कि ज्ञान परंपरा से जोड़ें, रिसर्च से जोड़ें, तथ्यों से जोड़ें, पर नहीं। और उनको एंड में ये कहना पड़ा कि आरएसएस इज द बिगेस्ट क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डंडर हेड्स एवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ी संस्था होगी, बट इट इज रियली bereft ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्थ। और इसीलिए जो लेफ्ट नैरेटिव्स हैं वो आज भी प्रिडोमिनेंट हैं हमारे शिक्षा संस्थानों में। जी। अब ये नया क्यूरिकुलम लाने की क्षमता नहीं
बना पाए, उसका बड़ा कारण है कि वो ना तो कॉन्फिडेंस है, ना इनके पास ऐसे स्कॉलर्स हैं वो इतना पढ़ते लिखते हैं कि वो रोमिला थापर या इरफान हबीब को चुनौती दे सकें अपनी राइटिंग्स के माध्यम से। जी और जिन्होंने दी है वो चुनौती, जिन जिन हिस्टोरियंस ने दी, चाहे आरसी मजूमदार रहे हों पुराने जमाने के, या बाद में सीताराम गोयल रहे हों, या कितने निकले, धर्मपाल जी निकले, जी उनकी किताबें तक इन्होंने क्या अपनी शिक्षा संस्थानों में प्रमोट की। जिन यूनिवर्सिटीज पर इनका चलता है, इनका हस्तक्षेप है, जी स्टेट यूनिवर्सिटीज में, चाहे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान जब ये पावर में, कोई इन्होंने कोशिश नहीं की कि हमारी एजुकेशन को डिटॉक्सिफाई किया जाए, जी एक प्रो हिंदू नैरेटिव किया जाए। और तो और छोड़ो, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ इतने भेदभाव हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन अपनी संस्थाएं, एजुकेशन संस्थाएं चला सकते हैं, वो मदरसे भी चला सकते हैं। ये करोड़ों रुपया, हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ये लुटा रहे हैं हिंदू मंदिरों का सारा पैसा लेके जा रहे हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को, मदरसों को, मॉस्क्स को, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को ये नियामतें बांट रहे हैं, पर हिंदू मंदिरों को लूट रहे हैं। हिंदुओं को हक नहीं दे रहे कि अपने मंदिर आप चला सको। अंग्रेजों ने जो हथियाए थे मंदिर, एक नई पद्धति शुरू की थी, जी पद्धति कांग्रेस ने अपनाई, पर उससे ये बहुत आगे जाके ऐसे समय में जब हिंदू समाज बहुत ही इस बात पे उद्वेलित है कि हमारे मंदिर लौटाइए, ताकि हम वो हजारों करोड़ रुपया जो आता है उसका शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आयुर्वेद के लिए, इन चीजों के लिए हम प्रमोट कर सकें, जो हिंदू मंदिर किया करते थे। हर हिंदू मंदिर के साथ एक ब्रेक लूंगी मैम। जी होते थे, वो नहीं, और मंदिर हथिया रहे हैं। पुराने मंदिरों पे अपना हस्तक्षेप तो छोड़ना दूर की बात है। तो हिंदू मंदिरों को लूट कर जो मदरसों में हजारों करोड़ रुपया हर साल लुटाएं, तो आप कहेंगे वो हिंदू समाज के हितैषी हो सकते हैं ऐसे? जी, तो ये कृत्य जो है वो सरकार करती, बीजेपी की सरकार करती हुई नजर आ रही है। इसमें आरएसएस का कितना रोल है? एक ब्रेक लूंगी मैं जी। आरएसएस भी तो सरकार का हिस्सा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ही लोग वहां संगठन मंत्री बनते हैं जी। आरएसएस को पावर पोजीशंस दी गई हैं। मैम इसी सवाल पर मैं आऊंगी कि तमाम संगठनों में आरएसएस की विचारधारा के लोग जो है अब जुड़ चुके हैं, उन्हें अहम पद दे दिए गए हैं, और अब उपराष्ट्रपति पद पर भी सीपी राधाकृष्णन, जिनकी उम्मीदवारी एनडीए ने तय की है, उनको भी जो है उनके चयन में इस तरह की कोई जो है संदेह नहीं है कि वो इलेक्ट नहीं होंगे। संख्या बल एनडीए के साथ है। तो फिर विभिन्न संवैधानिक पद हो या फिर शैक्षणिक संस्थाओं के पद हो, आरएसएस की विचारधारा का ये प्रभाव हिंदुओं को किस परिस्थिति में लाकर खड़ा करता है? एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मधु किश्वर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। हमारे साथ प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किश्वर लगातार बनी हुई हैं, आरएसएस की आलोचक हैं, लेकिन साथ ही साथ ये दावा करती हैं कि हिंदुओं को मिस रिप्रेजेंट कर रही है आरएसएस, और इसमें बीजेपी लगातार साथ दे रही है। मधु किश्वर जी, मैं समझना चाहती हूँ कि तमाम संवैधानिक पद हो या फिर शैक्षणिक के संस्थानों के अहम पद, सभी पदों पर बीजेपी की ये कोशिश दिखती है कि आरएसएस की विचारधारा वाले किसी व्यक्ति को बिठाया जाए, और एक ताज़ा उदाहरण सीपी राधाकृष्णन का है। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये भारत एज ए नेशन, भारत एक देश की तरह, एक मजबूत देश हम भविष्य में इसके ज़रिए देख पाएंगे, या फिर भारत की प्रतिभा, जैसा आपने खुद कहा कि आरएसएस में प्रतिभाओं का तो सम्मान ही नहीं होता है, तो फिर ये आरएसएस के चेहरे क्या भारतीय प्रतिभा को निखरने का मौका देंगे या दे रहे हैं? जी, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सरकार में इस वक्त
जी। जो ढांचा बना हुआ है बहुत ही सेंट्रलाइज्ड। हम कहते थे किसी ज़माने में इंदिरा गांधी ने बहुत ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की, पीएमओ वाज ऑल पावर पावरफुल सेंटर। जी। वगैरह वगैरह, और स्टेट चीफ मिनिस्टर्स की कोई हैसियत नहीं होती थी। जो आज के दिन जिस तरह चल रहा है, वहां तो कम से कम इंदिरा गांधी अपने चीफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल में रखने के लिए करती थी। यहाँ तो हाल ये है कि कोई छोटी बड़ी संस्था को इतनी भी छूट नहीं है कि वो एक चपरासी की नियुक्ति भी पीएमओ की इजाजत के बगैर कर सके। इतना सेंट्रलाइजेशन। जी। और आरएसएस के लोगों को बिठा तो देते हैं, लेकिन चुनाव जो होता है, कुछ एक आध अपवाद होंगे, पर अधिकतर जो चुनाव है वो केवल और केवल लॉयलिस्ट है, और अच्छा रबर स्टैंप होगा और अपने लोगों को बस भर्ती कराएगा। जी। अब देखिए, कम्युनिस्ट भी ये करते हैं संस्थाओं को टेक ओवर करने की। वो पूरे सुनियोजित ढंग से A to Z संस्था के ऊपर अपना कैसे कब्जा किया जाए, स्पेशली एजुकेशन और कल्चर को लेके वो बहुत ही सतर्क रहते हैं। जी। लेकिन वो कम से कम उन्हें चलाना चाहते हैं, अपना एजेंडा तो लागू करना चाहते हैं। कम से कम लेफ्ट एजेंडा, कम्युनिस्ट एजेंडा, ब्रेकअप इंडिया एजेंडा तो चलाते हैं बढ़िया से। अब इनका एजेंडा ही क्या है इनको भी नहीं मालूम। इट्स सो फजी। अगर आप किसी आरएसएस के व्यक्ति से नीचे से ऊपर तक बात करें, आपको यू विल फाइंड आउट इन 3 minutes द जी। एजेंडा इज सो फजी। एक तरफ कहेंगे हम तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, पर मारे मारे फिर रहे हैं कि इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जगह मिल जाए, टिकट मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। पॉलिटिक्स और पावर पोजीशंस के लिए डेस्परेशन एक तो इतनी है। जी। दूसरा, जिस भी इंस्टीट्यूशन पे बैठना, उस इंस्टीट्यूशन को तबाह करना आता है, उस इंस्टीट्यूशन को इनरिच करना नहीं आता। अब जैसे कांग्रेस के जमाने में मान लो आरटीआई या इलेक्शन कमीशन या ऐसे कई कोर्ट्स वगैरह, कई इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज बुरे हाल में थी। आई विल नेवर से दैट हमारे देश में कभी हमारी इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ की तरफ ध्यान दिया गया, लेकिन फिर भी इसरो जैसी निकल पाई कुछ एक, और कुछ एक यूनिवर्सिटीज थोड़ा बहुत कुछ तो रोल निभा पाई। जी। पर जो आरएसएस और भाजपा करता है, वहां कोई मेरिट की तो भूमिका है ही नहीं। जी। और क्योंकि आरएसएस के अंदर मेरिट की इतनी कमी है, पर लोग इन्होंने अपने ही बिठाने हैं, तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस चरमराने लगती हैं, और फिर लेफ्टिस्ट ही इनके पास आके इनको मैनिपुलेट करके वो नाटक के संगी भी बन जाते हैं, इनके यार दोस्त। एंड दे आर सो डिपेंडेंट ऑन अप्रूवल बाय द लेफ्ट कि इनको बड़ी खुशी मिलती है कि इको बूस्ट होती है कि लेफ्टिस्ट हमारी थोड़ी बहुत चमचागिरी कर रहे हैं, तो फिर ये उनका एजेंडा चलने देते हैं। क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं, लेफ्टिस्ट ने पढ़ना लिखना है और अपना एजेंडा चलाना है, अपना क्यूरिकुलम लागू करना है, हर कॉमा और फुल स्टॉप पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। अब इन्होंने पढ़ना ही नहीं जब, तो क्या भी कर पाएंगे, इंस्टीट्यूशंस को चला कैसे पाएंगे? ये इनकी बहुत ज्यादा बड़ी कमजोरी है। दूसरी बात देखिए, ये जो हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करना, ये कह के कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब डीएनए तो एक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग टोटली अनसाइंटिफिक। आप तो हनुमान की बात को लेकर अनसाइंटिफिक कर रही थी। इमेजिन भागवत जी को ये नहीं पता कि डीएनए हर व्यक्ति का यूनिक होता है, 2 भाइयों का डीएनए भी एक नहीं होगा। जीन्स कॉमन हो सकते हैं, डीएनए। अब ये कहते हैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सभी का डीएनए, एक तो उल जलूल बात है। पर उसके अलावा कि इस्लाम के बगैर इंडिया अधूरा है, हिंदू अधूरा है। मोदी कहेंगे जो इस्लाम से प्यार नहीं करता वो असली हिंदू नहीं हो सकता। अब एक तरफ देखिए, इस्लाम का, इस्लामिस्ट का खुला एजेंडा, पीएफआई जैसे संगठन और इनके कितनी तंजीमें हैं जिन्होंने खुल के कहा हुआ है कि 2047 तक पूरे भारत का इस्लामीकरण होगा, एक भी हिंदू नहीं बचेगा, एक भी मंदिर नहीं बचेगा, हर मूर्ति तोड़ दी जाएगी। वो खुला एजेंडा है जी, टोटल इस्लामीकरण। दूसरी तरफ ये हमारे अंदर अपनी सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो शत्रु बोध जरूरी होता है अपने को बचा के रखने के लिए।
वूम जिहाद से, लैंड जिहाद से, और इस तरह की ताकतें जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पे तुली हुई हैं। जी। ये कहते हैं नहीं ये तुम्हारे हमारे हैं, इनके बिना हम अधूरे हैं। और मस्जिदों में जाके चादरें चढ़ा रहे हैं। पर और मैम, ये वहां तमाम पर जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, इस पर तो वोट मांगते हुए बीजेपी नजर आती है, और इस पर पूरा का सिर्फ पूरा। चुनाव के वक्त देखिए, अब देखिए वक्फ बोर्ड का लैंड जिहाद की जो कहानी, जी। यूपीए के काल में इन्होंने बहुत शोर मचाया कि वक्फ एक्ट इन्होंने कैसे अमेंड किया इस तरह से, और वगैरह वगैरह, पर बीजेपी ने क्या सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामेंट में इन्होंने पूरी तरह से उस वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट का सपोर्ट किया। चलिए, जी। तब 1.5 लाख एकड़ थे केवल वक्फ के लैंड के अंदर। मोदी सरकार ने इतनी फुर्ती से डिजिटाइज किए लैंड रिकॉर्ड जो वक्फ के हैं, जैसे इमरजेंसी फुटिंग पे करके जी। आज के दिन करीब 60 लाख एकड़ इनके पास आती है, ऑलमोस्ट द स्टेट ऑफ हरियाणा और मोर। आप सोचिए 50 गुना ज्यादा जमीन इन्होंने वक्फ के नाम सौंप दी। और जो वक्फ एक्ट की जो अमेंडमेंट लाए हैं, तो ये डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड जो है, इसका मतलब इसको आपने ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया। वो जी। चोरी किए हुए लूट के लैंड्स हैं। तो ये लैंड जिहाद को जितनी तेजी से बीजेपी काल में बढ़ावा मिला है, हमारी देवभूमि उत्तरांचल जी। पूरी तरह से उसकी डेमोग्राफी बदल गई। जी। हिमाचल प्रदेश अनादर देवभूमि, वहां जो जो बड़े बड़े हमारे धर्म स्थान है, वहां जाके ये अपना डेरा पूरी तरह घेर रहे हैं, इस्लामी जमीनें खरीद रहे हैं, गांव गांव जाके वूम जिहाद और लव जी। जिहाद। और जम्मू प्रोविंस कश्मीर में तो हिंदू विहीनता कब से हो गई। पर मैम, कब 370 आर्टिकल 370 को हटाना, और उसके बाद सीए जैसे कानून को लाना, ये सभी जो है तमाम। नौटंकी इतनी जी। घटिया। 370 के बाद किया क्या इन्होंने? जी। किया ये, क्या 100 पंडित भी वापस घर, 10 पंडित भी वापस कश्मीरी हिंदू वापस जा सके? जी। मेरे नाना स्टेट सब्जेक्ट थे, मैंने भी अप्लाई किया कि जी। मुझे भी हक होना चाहिए वहां की सिटीजनशिप का, क्योंकि मेरी माँ की तो थी। जी। लेकिन क्या ऐसा संभव हुआ कि 100 भी हिंदू वहां जाके बच सके? बल्कि वहां से बिहार के लोग, रोहिंग्या, बांग्लादेशी सारे जम्मू में इन्होंने फैला दिए। जी। और जो लद्दाख एरिया है, वहां पे जिस तेजी से इन्होंने डेमोग्राफिक इन्वेजन करने दिया। जी। और ये जो किताब है ना, द गर्ल फ्रॉम कथुआ, मैं दिखाना चाहती हूँ। जी। ये झूठा नैरेटिव फैला के कि इस मुस्लिम बच्ची को हिंदुओं ने अपने मंदिर में जाके गैंग रेप किया। मैंने 640 पन्ने की किताब लिखी है कि ये मैं झूठा। महिला अधिकार पर भी आऊंगी मैम। महिला अधिकार एक बहुत बड़ी बात जो नहीं, आप पर उसके। इसमें मुझे खत्म करने दीजिए 2 जी। सेंटेंस। जी। जी। It was a well-planned conspiracy, डेमोग्राफिक इन्वेजन करने के लिए, हिंदुओं को बैकफुट पे जाने के लिए। वहां कहर ढाया महबूबा मुफ्ती सरकार ने, जब बीजेपी उनकी पार्टनर थी रूलिंग कोalition। जी। और हिंदू विहीन करना है कथुआ डिस्ट्रिक्ट को भी, जैसे राजौरी, पुंछ, जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू प्रोविंस के हो चुके हैं। अब जी। जम्मू शहर भी आज मस्जिदों का शहर बन गया है, पहले मंदिरों का हुआ करता था। तो जी। इतनी तेजी से डेमोग्राफिक इन्वेजन बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, और मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की संख्या बहुत एक तेजी ब्रेक से लूंगी। बढ़ रही है। जी मैम, एक ब्रेक लूंगी मैं। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है लंबे समय से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है और सीधे चलते हैं प्रोफेसर किशोर जी के पास। प्रोफेसर किशोर, महिला अधिकारों पर भी मैं आना चाहती हूँ। जब मोहन भागवत कहते हैं कि हर परिवार को 3 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए, यहाँ पर आप महिला अधिकार को कैसे देखती? देखिए, ये जो महिला अधिकार जिस तरह फेमिनिस्ट डिफाइन करते हैं ना, एक तो मोहन भागवत जी को कख नहीं पता परिवार कैसे चलते हैं। और आरएसएस में शादीवादी का तो कल्चर है नहीं, गृहस्थ आश्रम कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, इनको उसकी कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए अच्छा है ना ही ज्यादा बात करें। लेकिन ये तो मैं कहूँगी हमारे धर्म गुरुओं को ये समझाना पड़ेगा कि
इस तेजी से हिंदुओं की संख्या घट रही है, और मुस्लिम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, यूरोप अमेरिका में भी कह रहे हैं कि 10-15 साल के अंदर तुम एक आध बच्चा भी मुश्किल से पैदा करते हो, हम 6-6, 7-7, 8-10-10 कर रहे हैं, तो आप माइनॉरिटी हो ही जाओगे, वो जी निहित है। अब ये जो डेमोग्राफिक इन्वेजन, पॉपुलेशन जिहाद के माध्यम से की जा रही है, मेरा मानना है इसके प्रति हिंदू समाज को सजग होना जरूरी है। सो तीन यू सपोर्ट सच थॉट्स? नहीं, I don't support Bhagavad Ji. He's talking, I'm sorry, I don't support a word of what he says because he ठीक has है। no clue. What he say, एक दिन एक चीज कहते हैं, एक दिन दूसरी चीज कहते हैं, एक दिन कहेंगे हम तो घर वापसी के खिलाफ हैं, हम तो सोचते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है, जी और सब एक है, एक ही डीएनए है, तो क्या घर वापसी। अगले दिन कहेंगे हमारा मुख्य एजेंडा घर वापसी, अगले ही दिन जाके झूठ बोलते हैं। इतना फरेब और झूठ में मेरा तो दिल रोता है। इतना सम्मान था हमारे दिमाग में किसी जमाने में, जब पता नहीं था इनके बारे में, सोचते थे सही में ये स्वयं सेवक निष्काम कर्म करते हैं हिंदू समाज के लिए। जो जी खुलासे अब हो रहे हैं ना, सकते में आई एम इन स्टेट ऑफ शॉक, एंड आई डोंट थिंक आई विल रिकवर इन माय लाइफ टाइम, दिस लाइफ टाइम। जी जो इनके खुलासे हो रहे हैं, झूठ फरेब इतना, हर रोज नए नए झूठ। सो लेट्स फॉरगेट इट, बट आई व्हाट आई वुड लाइक टू से, परिवार, अगर हमने हिंदू परिवार को जिंदा रखना है तो बहुत जरूरी है कि परिवार इकाई में माँ पिता की जगह भी हो। जॉइंट फैमिली के बगैर, यानी जिस परिवार में माँ पिता की जगह नहीं है वो परिवार नहीं। पर माँ पिता की अगर देखरेख करनी है तो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। एक बच्चा है और वो क्या क्या भी संभालेगा। जी परिवार नहीं रहता। देखिए, इफ यू आर वन चाइल्ड फैमिली और 2 चाइल्ड फैमिली, ना जी हमारा कोई चाचा, ना कोई बुआ, ना कोई मासी, ना कोई फूफा, कोई रिश्तेदारी नहीं बचती, कोई बचती नहीं है, और बिखर जाते हैं बहुत जल्दी परिवार जो एक आध बच्चे वाले होते हैं। बच्चा कहाँ और उसके बाकी रिश्तेदार कहाँ। इट इज ओनली इफ योर फैमिली, which is the foundational rock of Hindu civilization, joint family, जिसमें माँ पिता का पूजनीय स्थान हो, उसके बगैर परिवार नहीं होता। जी जी तो उसके लिए बच्चे चाहिए आपको, नहीं तो मुस्लिम तैयार हो जाइए, इस्लामीकरण हिंदुस्तान हो जाएगा। अगले 20-25 साल में वो 30% तो पहुंच ही चुके हैं। जी अभी हमारे सेंसस में 20 की बात होती है, लेकिन जिस तेजी से धर्मांतरण बढ़ रहा है, और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों नाम रखते हैं, हिंदू नाम भी रखते हैं और क्रिश्चियन नाम भी, और सारी चीजें बताते भी नहीं है कि हमारा हो गया है, क्योंकि कई लाभ उनको हिंदू बन के लेने हैं, कुछ लाभ उनको क्रिश्चियन या मुस्लिम बन के लेने हैं। जी तो सवाल ये है कि हम अपने को लुप्त करना चाहते हैं, डेसिमेट करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं खुलेआम, हम ये करके देंगे तुम्हारा हश्र। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन बची रहे, तो तभी होगी ना, परिवार जीवित रहेगा। जी परिवार, एक आध बच्चा पैदा किया, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा, कोई दुबई में बैठा, कोई न्यूजीलैंड में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, क्या परिवार तो कुछ नहीं बचा ना। जी तो either be ready to decimate yourself, be ready for that, if that is what freedom really जी has mean for Hindu youth today, then be ready उनको पर मैम, फर्क ही। आपने स्वयं कहा है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, ऐसा खूबसूरत धर्म है जहाँ पर सवाल पूछने और विचारों के व्यक्त करने की जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है एक रिचुअल, एक परंपरा रही है। तो फिर ये तो व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए कि कौन पारिवारिक जीवन में जाना चाहता है, वैवाहिक जीवन में जाना चाहता है, या फिर एकल रहकर ही जीवन यापन करना चाहता है। बहुत ही संक्षेप में समय समाप्त हो गया। मैं उसका उदाहरण हूँ। मैंने शादी नहीं की आउट ऑफ चॉइस, जी मैंने बच्चे नहीं पैदा किए आउट ऑफ चॉइस, और मेरे समाज ने मेरी इस चॉइस को सर आंखों पर बिठाया, जी जी कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखा। और हमारे देश में तो ये परंपरा रही है, कितने भक्ति मूवमेंट की कितनी हमारी रही है लीडिंग लाइट्स, जी जी बलदेव से लेकर महादेवी अक्का, जिन्होंने शादी की नहीं
और उनको सारा समाज पूजनीय मानता है। जी जितनी हमारी देवियां भी हैं जिनके पार्टनर्स नहीं हैं, सीता राम राधा कृष्ण, पर दुर्गा जी काली, इनकी जो पावर है वो तो मैरिड कपल वाली देवियों की नहीं है जी जो बिल्कुल। spouses हैं। समय तो समाप्त हो गया मैम। we बिल्कुल certainly respect that, but I'm saying गृहस्थी की जरूरत है कि नहीं। जो नहीं जी करना चाहते वो ऑप्ट आउट कर ले गृहस्थी से। आई हैव डन इट जी and I'm happy I did it. But I believe in गृहस्थ आश्रम, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ये सबसे सुपीरियर है, और ठीक है मैम, सबसे समय समाप्त हो गया। जब जी गृहस्थी चलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मधु पूर्णिमा किशोर जी, आपने समय दिया और स्टेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़ी, आपका आभार। दर्शकों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप इस पूरे विवाद पर या फिर ये जो एक मुद्दा है इस पर क्या राय रखते हैं हम तक लिखकर पहुँचाएँ info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।